हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लेविस स्नातक। आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी बहुल समाज में शिक्षा सेमेस्टर 3 के लिए वीडियो होने वाली है। बीए प्रोग्राम का एजुकेशन का ये सब्जेक्ट है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सभी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम इन वन शॉट वीडियो में ही देख लेंगे। ये वीडियो हिंदी में होने वाली है, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जो कि एक लेवे स्नातक 1, जहां पर आपको सभी पीडीएफ को प्रोवाइड कराया जाता है, साथ ही साथ सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, ठीक है। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट अंतः पीढ़ी गतिशीलता तथा अंतरा पीढ़ी गतिशीलता के बीच में अंतर कीजिए। तो देखिए, ये बहुत ही इजी टर्म्स है, भले ही नाम से आपको थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं। अंतः पीढ़ी गतिशीलता क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक पीढ़ियों के मध्य गतिशीलता होती है। अंतः पीढ़ी गतिशीलता का निर्धारण जो है पिता व पुत्र की सामाजिक परिस्थितियों के बीच में तुलना करके किया जाता है, कि मतलब दो पीढ़ियां हैं, एक तो उसमें एक पिता है और एक पुत्र है, तो उन दोनों के बीच में समाज के समय साथ उनकी परिस्थितियां कैसी रही, उस चीज का जो है निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, यदि पुत्र को पिता की परिस्थिति की तुलना में उच्च परिस्थितियां प्राप्त हैं, तब जो है पुत्र उच्च स्तरीय गतिशीलता को अभिव्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, दो पीढ़ियां हैं, वहाँ पे जो पिता है, उनसे ज़्यादा उनके जो पुत्र हैं, उनको उच्च परिस्थितियाँ प्राप्त हैं। तो इस स्थिति में जो पुत्र है, वो एक गतिशील अभिव्यक्ति को दिखाता है, ठीक है? और दूसरी ओर जब हम अंतरापीढ़ी गतिशीलता की बात करते हैं, तो इसमें ना व्यक्ति की स्वयं की परिस्थितियों का आकलन किया जाता है, जिसको हम अंतरापीढ़ी गतिशीलता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर इंसान ने ना अगर हम यहाँ के एग्जाम्पल से देखें, किसी पर्टिकुलर इंसान ने अपने व्यवसाय को शुरू किया माचिस की तीलियाँ बनाने से, ठीक है? उसने पढ़ाई-वढ़ाई की, फिर उसने माचिस की तीलियों से व्यापार शुरू किया। परंतु कुछ समय बाद में फिर वो अगेन शिक्षा में गया, वो उसने स्कूल वगैरह जॉइन किया, पढ़ाई की अच्छे से, तो वो क्या बन गया, एक बहुत अच्छा अध्यापक बन गया। ऐसा ही आप एग्जाम्पल कई अपनी रियल लाइफ में भी देखते होंगे कि उनके पूरे परिवार में ना अभी तक मतलब कोई मतलब उनकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। उनमें से उन परिवार में से ही कोई एक ऐसा पर्टिकुलर इंसान होता है, व्यक्ति होता है, जो किसी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर लेता है या कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाती है उसको। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की परिस्थितियां जो है चेंज हो गई, भले ही उससे परिवार को भी बहुत अच्छा फायदा होता है, इफेक्ट होता है, परंतु उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जो अभी तक समाज में उसके पूरे परिवार की जो मतलब व्यवस्था थी, उससे वो आगे चलकर वो खुद के अपने जीवन के लिए बहुत अच्छा करते हैं। मतलब खुद के व्यक्ति के स्वयं की परिस्थितियों का आकलन होता है, बढ़ता है। तो उस स्थिति को हम बेसिकली अंतरापीढ़ी गतिशीलता कहते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, असमानता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। असमानता आपको पता ही होगा, क्या आप आए दिन इस समस्या को देखते होंगे। असमानता जो है एक समाज में ना व्यक्ति हो गया या कोई समूह हो गया, उनके बीच में एक गंभीर समस्या है, जिससे क्या होता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में ना व्यक्तिगत और सामाजिक विभाजन को को बढ़ावा देने में शामिल होता है। कई ऐसे असमानता बेसिकली क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ असमान व्यवहार करना, असमान चीजें देना, उनके साथ चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक प्रक्रिया में उनको भागना देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें असमानता ही तो दिखाती हैं। छुआछूत की अगर कहीं पे मानी जाती है, तो ये भी असमानता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर जनजाति को राजनीति में भाग नहीं दिया जाता है, किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति से उनको दूर रखा जाता है, तो ये सब क्या है, असमानता है, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्ति और समूहों को अ, अधिक अधिकार और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि दूसरे लोग जो हैं समाज के किनारे पर रहते हैं, उनको समाज से दरकिनार कर दिया जाता है। तो ये चीज क्या दिखाती है यहाँ पे, कि किसी को तो बहुत अच्छे अधिकार मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, और दूसरी ओर जो लोग, एक पर्टिकुलर समाज है, उसको दरकिनार किया गया है। तो वो असमानता दिखाता है, राइट। तो इसका कारण हो सकता है जातिवाद, जाति के आधार पर भेदभाव, आर्थिक विभाजन, की कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है, उस वजह से, और अन्य कारक भी हो सकते हैं। और इसे दूर करने के लिए अगर हम बात करें, तो समाज में शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सुधार की आवश्यकता है। लोग जितना शिक्षित होंगे, उतनी ये असमानता को दूर किया जा सकता है, और साथ ही साथ लोगों का जागरूक होना भी बहुत आवश्यक है, ठीक है। और असमानता जो है व्यक्तियों की सफलता एवं दक्षता को कमजोर कर देती है। साथ ही साथ सामाजिक असमानता समाज में उपलब्ध संसाधनों की पहुंच को भी प्रतिबंधित करती है। इस प्रकार जो लोग निम्न सर्वाधिक आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित होते हैं, वह समाज की मुख्य धारा से बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक बहिष्कार होता है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे, कि जो मतलब बहुत उच्च आय से परिवार से आते हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड अच्छा है, उनके पास पैसे बहुत हैं, तो उनकी पृष्ठभूमि अलग ही होती है समाज में, और जो थोड़े
निर्धन होते हैं, उनको बेसिकली एक तरीके से पिछड़ा हुआ, दरकिनार एक तरीके से उनको लगता है, उनको फीलिंग आती है। तो ये चीज़ क्या है? ये असमानता दिखाती है, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार आप असमानता पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। तो बहुल समाज में शिक्षा का सब्जेक्ट है ये, तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको यहाँ पे थोड़े छोटे लग रहे होंगे ये आंसर्स, परंतु आपको हमारी वेबसाइट को विज़िट करना है, जहाँ पे आपको सारे आंसर्स लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है? साथ ही साथ आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को ना अपने तरफ से भी बना के लिखना है, इन की पॉइंट्स का यूज़ करके, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक बहिष्कार क्या है? समझाइए। अब देखिए, जैसे असमानता को हमने बताया कि किसी के साथ अच्छे से व्यवहार ना करना, उनको पिछड़ापन देना, ठीक है? उसी तरीके से सामाजिक बहिष्कार क्या होता है? असमानता तो एक अलग चीज़ हो गई कि असमान चीज़ें नहीं हैं, ठीक है? सामाजिक बहिष्कार क्या होता है बेसिकली कि इनको ना किसी चीज़ के आधार पर उनको बेसिकली उनका ना बहिष्कार किया जाता है, उनको अपनाया ही नहीं जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब छुआ-छूत वाली चीज़ें चलती थी, तो जिनसे वो छुआ-छूत करते थे, उनको अपनाया ही नहीं जाता, उनको किसी तरीके का हक नहीं दिया जाता था। तो उनका बेसिकली सामाजिक बहिष्कार हो रहा है, ठीक है? सामाजिक बहिष्कार जो है वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों को उनके विभिन्न अधिकारों की पूर्ण पहुंच से वंचित किया जाता है या उनको वहां से उस चीज से रोक दिया जाता है कि ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए या इस पर्टिकुलर जाति के लिए या इस पर्टिकुलर समाज के लिए या आपके लिए नहीं बना है। तो ये एक तरीके से सामाजिक बहिष्कार हुआ, ठीक है? और सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा जो है उसके रूप में सैद्धांतिक रूप से व्यक्तिगत या समूह स्तर पर देखा जाता है, जो सामाजिक अधिकारों और सामग्री तक अपर्याप्त पहुंच को अभाव और सीमित सामाजिक भागीदारी के कारण है। सामाजिक बहिष्कार जो होता है एक समाज में किसी समूह या व्यक्ति के प्रति असमान व्यवहार का रूप ले सकता है। इससे क्या होता है कि सामाजिक बहिष्कार जब किया जाता है तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या कोई एक समाज हो सकता है जिसके प्रति क्या होता है कि असमानता भी देखने को मिलती है। उनके टुवर्ड्स लाइक असमान व्यवहार होता है। जैसा आप सबको ट्रीट करते हैं वैसे नहीं ट्रीट करते हैं उस पर्टिकुलर समाज के उस पर्टिकुलर व्यक्ति को। तो वो बेसिकली सामाजिक बहिष्कार होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा के महत्व की चर्चा कीजिए। अगर आप यहाँ पे चीजें देखेंगे तो घरेलू भाषा का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। बिकॉज स्कूल जाने से पहले आपका शिक्षक, आपका विद्यालय कौन होता है? आपका घर होता है। तो आपके घरेलू एरिया में जो भी भाषा बोली जाएगी, जो भी लैंग्वेज बोली जाएगी, वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बंगाली फैमिली में जन्म लेते हैं तो आपको बंगाली ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है? अगर कहीं आप पंजाबी फैमिली में हैं, तो आपको पंजाबी आती होगी, राइट? तो ये चीज़ यही है कि घरेलू शिक्षा में जो घर होते हैं, वो बहुत किसी भाषा को लर्न करने में बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है? भाषा एक बच्चे के लिए कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहली बात तो भाषा एक साधन होता है, जिससे क्या होता है कि आप समाज की हर चीज़ों को समझ पाते हैं। एजुकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कोई लैंग्वेज आनी चाहिए और वो लैंग्वेज आप अपने घर से ही सीखते हैं, ठीक है? तो भाषा हर चीज़ में उपयोग होने वाली बहुत उपयोगी साधन है, ठीक है? दूसरा, अगर हम बात करें तो भाषा जो है सामाजिक वाद-विवाद, संवाद को साझा करने और संवाद के रूप में भी कार्य करती है, जिससे क्या होता है व्यक्ति के सामाजिक और मानसिक विकास का भी सहयोग मिलता है। तीसरी अगर हम बात करें तो भाषा जो है वो शिक्षा के माध्यम के रूप में भी कार्य करती है कि शिक्षा आप तभी ले पाएँगे जब आपको कोई पर्टिकुलर भाषा आती हो, लैंग्वेज आती हो, राइट? और बच्चों को ज्ञान और साक्षरता प्राप्त करने में मदद मिलती है, ठीक है? तो यह एक भाषा के माध्यम से विचारों का व्यक्त करने और सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा भी होती है। ओके। साथ ही साथ अगर हम घरेलू भाषा की बात करें, तो भाषा का वह रूप होता है जिससे बच्चा जो है घर परिवार के सदस्यों के साथ-साथ अपने वातावरण में रोज़मर्रा की बातचीत के लिए बोलता है। भले ही आप स्कूल जाकर दूसरी हिंदी लैंग्वेज सीख रहे हैं या कोई सी भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, परंतु आप सबसे पहले रोज़मर्रा की चीज़ों में बात करने के लिए, दैनिक जीवन को व्यतीत करने के लिए आप जो अपने घर परिवार में भाषा सीखते हैं, उसी से आपकी चीज़ें शुरुआत होती हैं, ठीक है? भारत जो है वो दुनिया में सबसे अधिक भाषाई विविधता वाला देश है, आपको पता होगा। हर कोने-कोने में आप थोड़े से किलोमीटर जाएँगे आपको दूसरी लैंग्वेज सुनने को मिल जाएगी। इसीलिए घर पर कई भाषाएँ और उनकी किस्म बोली जाती हैं। बहुभाषी भारत में अधिकांश बच्चे जो होते हैं घर से स्कूल आने पर पहले ही 2 या 3 भाषाएँ सीख चुके होते हैं। ऑफ़ कोर्स आपका जो नेटिव लैंग्वेज होगा, हिंदी आपको आती ही होगी। तो मतलब यहाँ पे ये कहने का है भारत का बहुल विविधता वाले भाषाई देश होने का फ़ायदा यही है कि हम जब तक स्कूल में जाते हैं ना उससे पहले ही हमें 2 या 3 लैंग्वेजेज़ आ जाती हैं, राइट?
सो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनकी घरेलू भाषा भी ना स्कूल की भाषा से भिन्न होती है ना? यह उन बच्चों के लिए चुनौती पेश करता है जो अपने स्कूल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से परिचित नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाँव से शहर में आता है तो उसको गाँव की लैंग्वेज आती है, तो उसको शहर के स्कूल में अगर पढ़ना है तो उसको थोड़ा-सा एक चुनौती तरह का हो सकता है कि उसको थोड़ा-सा सीखने में, चीज़ों को समझने में, चीज़ों को ग्रहण करने में थोड़ा-सा समय लग सकता है, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, द्विभाषावाद और बहुभाषावाद से आप क्या समझते हैं? तो हम द्विभाषावाद बोले या बहुभाषावाद दोनों बात एक ही है। परंतु यहाँ पे कहने का मतलब ये है जब 2 या 2 से अधिक भाषाओं का जब उपयोग होता है, तो बेसिकली ये द्विभाषा और बहुभाषावाद जैसी शब्दावलियों को जन्म देता है। जैसे कि उपसर्ग होते हैं ना द्वि और बहु से स्वयं स्पष्ट होता है कि द्विभाषावाद और बहुभाषावाद क्रमशः 2 या 2 से अधिक भाषाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण और समझ के अध्ययन के लिए समर्पित है। ठीक है? इनके नाम से ही पता चलता है। ठीक है? जब हम मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बहुभाषावाद को, शब्द की उत्पत्ति जो बेसिकली है लैटिन शब्द से हुई है जिसमें मल्टी का मतलब होता है अर्थ होता है बहु जिसका अर्थ है कई और लिंगुअल जिसका अर्थ होता है भाषा मतलब कई भाषाएं 2 या 2 से अधिक भाषाएं। इस प्रकार बहुभाषावाद को एक वक्ता की क्षमता प्रवीणता के साथ-साथ व्यक्त कर दिया जा सकता है। बहुभाषावाद को एक ही समाज के भीतर कई भाषाओं के सह अस्तित्व के रूप में भी देखा जाता है। ओके। सो नेक्स्ट इसी का एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बहुभाषावाद के क्या लाभ है। देखिए आपको पता ही होगा आज के टाइम में अगर आपको कई तरीके की लैंग्वेजेस आते हैं तो उसका बहुत यूजफुल है और आपके करियर में भी बहुत हेल्प होता है। ठीक है, तो अगर हम इसके लाभ की बात करें तो ये लाभ मिश्रित भाषाओं का विकसित करता है। इससे क्या होता है कोड स्विचिंग कोड मिशन जैसी क्रॉस भाषा संचार रणनीतियों को विकसित होता है। इससे क्या होता है जहाँ पे भी आप जाते हैं अगर वहाँ की आपको लैंग्वेज आती है तो वहाँ की चीज़ों को, वहाँ की संस्कृति को, कल्चर को समझने में आपको आसानी होती है। कोई जॉब लेनी है तो उसमें भी आपको बहुत आसानी मिलती है ना? आसान होता है। तो यह जो है क्रॉस संस्कृति संचार कौशल व्यक्तियों को संचार, प्रवचन और दोनों दक्षताओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है ना? साथ ही साथ बहुभाषावाद आज के समय में रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करता है। इसी का कारण है कि आपने देखा होगा कि आजकल लोग लैंग्वेजेस को सीखना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? सो बहुभाषावाद की मानव पूंजी का ही एक रूप है। एक तरीके से यह हमारे लिए पूंजी का काम करता है क्योंकि बहुभाषावाद जो है उसमें कौशल एक कीमत पर बनाए जाते हैं। बहुभाषावाद जो है राष्ट्रीय एकता में मदद करते हैं। ओके। नेक्स्ट मातृभाषा की अवधारणा और भारत में बहुभाषा स्थिति के संदर्भ की व्याख्या कीजिए। मातृभाषा हमारी हिंदी, ठीक है? बहुभाषा की स्थिति क्या है यहाँ पे बेसिकली? तो भारत में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि आपको ऑलमोस्ट लोगों को ना हिंदी आती ही है, साथ ही साथ उनको अपनी नेटिव लैंग्वेज भी आती है, ठीक है? जो भी उनके परिवार में बोली जाती है। तो इससे क्या होता है बहुभाषावाद दिखती है हमारे भारत में, ठीक है? सो मातृभाषा का अर्थ होता है वह भाषा जिसे कोई व्यक्ति अपने जीवन की प्रारंभिक चरण में सीखता है और जिसका उपयोग स्वाभाविक रूप से कर लेता है, ठीक है? और मातृभाषा जो है व्यक्ति को सोचने और व्यक्त करने की प्रमुख स्वाभाविक भाषा बनाता है। आप सबसे पहले उसी लैंग्वेज में सोचते होंगे जो आपको प्रारंभिक जीवन के चरणों में सीखा होगा आपने, राइट? और उसी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल भी होते होंगे, राइट? सो भारत में बहुभाषावाद स्थिति जो है काफी सामान्य है क्योंकि यहाँ जो है अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक तरह के समुदाय रहते हैं। ब- भारत में कई राज्य और क्षेत्रों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। सॉरी। और लोग जो है अक्सर एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। इसीलिए भारत में बहुभाषी स्थिति जो है बहुत सामान्य सी बात है, ये कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है। भारत क्योंकि बहुभाषावाद इलाका है, मतलब देश है, तो इस वजह से आपको कई लैंग्वेजेस आते हैं। तो लोग अक्सर जो है अपनी मातृभाषा के साथ अन्य भाषाओं का भी उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है भाषाई विविधता और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। जिससे आपको क्या होता है जो आपकी संस्कृति है उसका भी संरक्षण होता है, वो आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचती है, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या कर सकते थे। नेक्स्ट लिंग और जेंडर में क्या अंतर है? लिंग की अगर हम बात करें तो यह जो है एक कुदरती होता है। यह एक जैविक शब्द है जो स्पष्ट जननांग भेदों के साथ-साथ प्रजनन प्रक्रिया में भी अंतर को दर्शाता है, ठीक है? प्रजनन की प्रक्रिया जब होती है तो उससे भी लिंग पता चलता है, ठीक है? और दूसरी ओर अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर जो है सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण है। यह मर्दाना और स्त्री गुणों, व्यवहार और भूमिकाओं को संदर्भित करता है, ठीक है?
लिंग की जो है एक कुदरती होता है और ये एक जैविक शब्द है जिससे जननांग के भेदों के से हमें पता चलता है। और जेंडर जो है एक तरीके से गुणों के ऊपर आधारित है कि मर्दाना मतलब जो मेंस होते हैं उनके गुण अलग होते हैं, वुमेन्स के गुण अलग होते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का जेंडर है। ठीक है? और जेंडर जो है ये परिवर्तनशील है। अगर इस पे मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर चिकित्सा किया जाए, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हाई लेवल के चिकित्सक होते हैं यहाँ पे, ठीक है? इसे जटिल चिकित्सा हस्तक्षेप के बिना नहीं बदला जा सकता। अगर कोई बहुत ही जटिल चिकित्सा का हस्तक्षेप करवाता है, ऑपरेशन आप कह लीजिए, सर्जरी जिसके थ्रू आप अपने जेंडर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली जेंडर और लिंग में। नेक्स्ट, पितृसत्ता क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पितृसत्ता बेसिकली क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पिता की सत्ता, इसका नाम से पता चल रहा है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, परिवार में पुरुष की प्रधानता होती है, पुरुष को ही सारी बातें मानी जाती है, पुरुष को एक तरीके से घर का मुखिया बनाया जाता है, उनसे ही सारी बात मानी जाएगी, वो जो कहेंगे वही होगा, राइट? तो इस तरीके से को परिवार या समाज में अधिकार और संचालन की अधिक सत्ता मिलती है पुरुषों को, ठीक है? जबकि अन्य व्यक्तियों के प्रति यह सत्ता नहीं होती है, जो अधिकार बेसिकली पुरुषों को दी जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पर पुरुषों को अधिक सत्ता दी जाती है, आप कह लीजिए ताकत दी जा देती है, अधिकार दी जाती है, उसको बेसिकली पितृसत्ता कहा जाता है। ठीक है? और साथ ही साथ पितृसत्ता अक्सर लिंग, जाति या सामाजिक दरबार के माध्यम से भी प्रकट होती है। नेक्स्ट, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की अगर हम बात करें तो यह एक सामाजिक और मानसिक धारणा होती है, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को उनके लिंग, पुरुष या महिला के आधार पर किसी विशिष्ट प्रकार की विशेषताओं, भौतिक स्वभाव जो भी होते हैं और सामाजिक भूमिका के साथ जुड़ा होता है। यह स्टीरियोटाइप और पूर्वाग्रह की बुनाई करता है और लोग जो हैं उनको विशिष्ट रूप में व्यवहार करने की अपेक्षा रखता है, जिससे जेंडर के बारे में गलत धारणाएँ पैदा होती हैं, ठीक है? तो ये एक तरीके से किसी जेंडर को लेकर गलत धारणाएँ बनाना, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। इससे क्या होता है, जेंडर जो है भेदभाव और समाज में असमानता और लोगों के व्यक्तित्व और पेशेवर विकास को रोकने में मदद मिलती है, ठीक है? जेंडर स्टीरियोटाइप के खिलाफ लड़ाई और जेंडर इक्वालिटी की दिशा में महत्वपूर्ण है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं लैंगिक समानता क्या है। लैंगिक समानता की अगर हम बात करें तो ये एक सामाजिक और पारंपरिक धारणा होती है जिसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके लैंगिक पहचान के आधार पर बराबरी का अधिकार होता है और मौके मिलते हैं, बिल्कुल इक्वल ट्रीट किया जाता है उनको, ठीक है? इसका मतलब है कि छात्रों को उनके लैंगिक अभिव्यक्ति के आधार पर शिक्षा, समान समान वेतन, समान रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और इसके स्थान भी बिल्कुल समाज में भी उनका स्थान समान मिलता है, ठीक है? ये लैंगिक समानता हो, भले ही आप पुरुष हो, भले ही आप विमेन हो, ठीक है? महिला हो, आपको समाज में एक ही इक्वालिटी मिलेगी, वो बेसिकली लिंग के आधार पर समानता होती है, ठीक है? इसके साथ लैंगिक समानता महिलाएँ और अल्पसंख्यकों की समाज में समानता और सुरक्षा की भी गारंटी प्रदान करता है। और यहाँ पे अल्पसंख्यकों की भी बात होती है, ऐसा नहीं कि समाज में जो बहुल संख्या है, उनकी ही सारी बात मानी जाएगी, अल्पसंख्यकों को भी साथ दिया जाता है, उनको भी सभी चीज़ें अधिकार इक्वल तरीके से दी जाती है, ठीक है? तो ये होता है बेसिकली लैंगिक समानता। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं लैंगिक समानता आखिर महत्वपूर्ण ही क्यों है? लैंगिक समानता हमें चाहिए ही क्यों? देखिए, सबसे पहले किसी लिंग, जेंडर की बात करने से पहले, सबसे पहले हम लोग ह्यूमन हैं, ठीक है? और ह्यूमन जो है सभी इक्वल हैं, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सबके पास अपने-अपने यूनिक फीचर्स हैं, सबको इक्वली ट्रीट देना चाहिए, इक्वल रोज़गार के अवसर, इक्वल जो है सैलरी मिलनी चाहिए, अगर काम सेम है तो सैलरी भी सेम होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लैंगिक समानता हमें बहुत आवश्यक है और मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपको अपने खुद के विचार लिखने होंगे जिससे आपको बहुत अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे और आपका खुद का भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है? तो लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण है, इसको आप वीडियो पॉज़ करके भी पढ़ लेना और यहाँ पे आप देख सकते हैं और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें और हो सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है? जिससे क्या होगा समाज में एकता, सामाजिक न्याय में बढ़ोतरी मिलेगी, समानता महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये समाज में न्याय और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगा, ठीक है? किसी के प्रति कोई किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में समझ में आई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ रह जाती है जो आपको समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।